गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने रेस्पिरेशन का ओवरव्यू पढ़ा था। आज हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे प्लांट्स में और एनिमल्स में कैसे होता है। पहले देखते हैं प्लांट्स में। रेस्पिरेशन का मतलब गैसेस का एक्सचेंज होता है और इसके लिए अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे प्लांट्स के अंदर अगर हम लीव की बात करें, सपोज ये लीव है और लीव के दो सरफेस होते हैं, अपर और लोअर एपिडर्मिस। अगर उसके दोनों एपिडर्मिस का इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा है तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये मोनोकोट लीव का एग्जाम्पल है। और अगर सिर्फ उसके लोअर सरफेस पर स्टोमेटा है या लोअर सरफेस पर ज्यादा स्टोमेटा है तो ये एग्जाम्पल होता है डाइकोट लीव। तो ये दो तरह की लीव देखने में आती है फ्लावरिंग प्लांट्स में यानी कि एंजियोस्पर्म्स में। और लीफ के पास गैसेस एक्सचेंज के लिए यानी कि कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? स्टोमेटा। स्टोमेटा जिसको प्लूरल में क्या कहते हैं? स्टोमा। और स्टोमा का या स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है कि वो एक ओपनिंग है जिसको गार्ड करते हैं दो सेल्स, जिनका नाम है गार्ड सेल। बीन शेप के सेल्स होते हैं गार्ड सेल। बीन शेप के सेल्स किस में होते हैं? डाइकोट लीव्स में। और डम्बल शेप के किस में होते हैं? मोनोकोट में। ये इस तरह के डम्बल शेप के होते हैं, ये होते हैं मोनोकोट लीव्स। और ये जो ओपनिंग होती है इसी को स्टोमेटा या फिर स्टोमेटल पोर कहा जाता है। ठीक है। और इसके आसपास के जो दूसरे सेल्स होते हैं जिनका काम फोटोसिंथेसिस करना, स्टार्च प्रोड्यूस करना ये होता है, इनको कहते हैं सब्सिडियरी सेल। सब्सिडियरी। ठीक है। इसके अलावा देखो प्लांट का हर एक सेल लिविंग है, इसका मतलब हर सेल रेस्पायर भी कर रहे हैं। रेस्पायर करने का मतलब ये है कि जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट बना है उसको वो क्या कर रहा है? ब्रेक डाउन कर रहा है ऑक्सीजन की मदद से। वही 3 स्टेप फॉलो करके जो हमने कल डिस्कस किए थे। ठीक है। और प्लांट के जो नीचे वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि रूट हेयर सेल्स या फिर स्टेम सेल्स, वो भी रेस्पायर करते हैं, उनमें भी गैसेस एक्सचेंज होता है। जैसे एक ओपनिंग होती है जिसका नाम है लेंटिसेल। ये सेल लाइक लेंस लाइक ओपनिंग्स होती हैं स्टेम के अंदर। फंक्शन इनका स्टोमेटा जैसा ही होता है। तो ये हो गई एक दूसरा स्ट्रक्चर। अब आगे बढ़ते हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में अलग अलग तरह से रेस्पिरेशन होता है। जैसे इन्होंने कहा कि कुछ एनिमल्स में बॉडी के सरफेस से भी रेस्पिरेशन होगा, यानी कि वो क्या करते हैं कि बॉडी के सरफेस से गैसेस को एक्सचेंज कर लेते हैं। उसके लिए उन्हें स्पेशल किसी ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम की आवश्यकता नहीं है। इसके एग्जाम्पल है अमीनो। डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस को एब्जॉर्ब कर देगा या बाहर निकाल देगा। इसके बाद आते हैं स्किन सरफेस से रेस्पायर करने वाले। स्किन सरफेस से रेस्पिरेशन करने वाले सिस्टम को कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और इसका एग्जांपल क्रस्टेशियंस और एम्फीबियंस। क्रस्टेशियंस, एम्फीबियंस। तो इसमें क्या है? स्किन से रेस्पिरेशन होगा। तो इस तरह के रेस्पिरेशन को कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्योंकि क्यूटिन नाम का मॉलिक्यूल पाया जाता है इसलिए उसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। इसके बाद आता है फ्रॉग और टोड के अंदर पाए जाने वाला बकोफेरिंजियल रेस्पिरेशन। बकोफेरिंजियल रेस्पिरेशन ये किसके अंदर मिलता है? ये मिलता है टोड्स एंड फ्रॉग्स के अंदर। टोड्स एंड फ्रॉग्स उनके अंदर मिलेगा बकोफेरिंजियल रेस्पिरेशन।
यानी कि बकल कैविटी और फेरिंग्स के द्वारा होने वाले रेस्पिरेशन को कहते हैं बकोफेरिंजियल रेस्पिरेशन। फिर आता है गिल्स। गिल्स स्ट्रक्चर पाया जाता है एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर, यानी कि फिशेस के अंदर। तो इसके एग्जांपल फिशेस भी हैं, कुछ एम्फीबियंस के अंदर भी ये पाया जाता है, कुछ इंसेक्ट्स के अंदर भी ये पाया जाता है। तो इसका एग्जांपल लिख लेते हैं फिशेस। गिल्स के बाद आते हैं लंग्स। लंग्स उनके अंदर पाए जाते हैं जो कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स। तो इसके एग्जांपल में हम लिख लेते हैं एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। ठीक है, ये हो गए इसके एग्जांपल। इसके बाद आता है ट्रेकिया। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो ट्रेकिया के थ्रू रेस्पायर करते हैं, जैसे कि ग्रास हॉपर या इसी तरह के दूसरे इंसेक्ट्स। ठीक है, तो इंसेक्ट्स लिख लेते हैं हम इसमें, ट्रेकिया से रेस्पायर करने वाले। इसमें एग्जांपल दिया है ग्रास हॉपर, कॉकरोच, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो। तो सम ऑफ इंसेक्ट्स, इसीलिए मैंने यहाँ पर इंसेक्ट लिखी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? अब इन सब के कंपैरिजन में जो बाकी दूसरे स्ट्रक्चर्स के कंपैरिजन में लंग्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम है। क्यों? क्योंकि उसमें जो सरफेस एरिया है और एक्सचेंज एंड डिफ्यूजन ऑफ गैसेस वो सबसे ज़्यादा है, इसीलिए सबसे एफिशिएंट कौन सा हुआ? लंग्स हुआ। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर लंग्स पाया जाता है रेस्पिरेशन के लिए। अब देखो, इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, रेस्पिरेशन इन अमीबा वाला या रेस्पिरेशन इन फिशेस के केस में। उसमें क्या होता है कि एक्सचेंज डिफ्यूजन के थ्रू होगा। जैसे कि अगर अमीबा का एग्जांपल ले तो सपोज ये अमीबा है, इसकी बॉडी का जो सरफेस है इससे गैसेस का एक्सचेंज डिफ्यूजन के थ्रू इस तरह से आसानी से हो जाता है। इसके बाद बात आती है फिशेस की। ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम गिल्स कहते हैं, ये इतने थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं कि जैसे ही वाटर करंट इनके थ्रू पास करता है, सपोज ये फिश है, जैसे वाटर करंट इसके थ्रू पास करेगा तो उस वाटर के अंदर प्रेजेंट जो ऑक्सीजन डिजॉल्व अमाउंट में होगी वो उसका डिफ्यूजन कैसे हो जाएगा? रेडियली यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बहुत ही थिन है। जो फ्लैप लाइक कवरिंग जो कि वाटर के ट्रांसफर को अलाउ करती है, और इसी में क्या हो जाएगा? रिवर्स डिफ्यूजन किसका हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी कि O2 अंदर और CO2 बाहर। ये फिश के अंदर रेस्पिरेशन के बारे में बताया है। अब रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में कुछ डिफरेंसेस है। जैसे कि यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक साइड लिख लेते हैं प्लांट्स और एक साइड लिख लेते हैं एनिमल्स। पहला डिफरेंस तो ये कि प्लांट्स जो होते हैं वो ब्रीथ नहीं करते, डोंट ब्रीथ। यानी कि ब्रीदिंग की जो परिकल्पना हमारे दिमाग में है कि सांस अंदर ली और छोड़ी, उस तरह से प्लांट्स नहीं करते, और जबकि एनिमल्स ऐसा करते हैं। एनिमल्स ब्रीथ। ठीक है, इसके बाद आता है गैसेस का एक्सचेंज स्टोमेटा में होता है प्लांट्स में, जबकि गैसेस का एक्सचेंज जो होता है या तो डिफ्यूजन से होगा या फिर लंग्स के अंदर जाकर होगा। रेस्पिरेशन प्लांट्स में विदाउट एनी ऑर्गन्स होता है, नो स्पेशल ऑर्गन्स, जबकि एनिमल्स में इसके लिए स्पेशल ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम्स पाए जाते हैं। ये कुछ डिफरेंसेस थे प्लांट्स और एनिमल्स में रेस्पिरेशन में। अब आते हैं हम रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन कैसे होगा, इसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं।
ये रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन बींग्स का ये हम बना रहे हैं। इसमें जो मेजर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कहलाते हैं वो होते हैं लंग्स, और नीचे जो ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है इसका नाम होता है डायाफ्राम। और ये जो कैविटी होती है हमारी बॉडी की, इसको कहते हैं थोरेक्स, एब्डोमेन के ऊपर वाली। अब ये जो कैविटी है ये एक एयर टाइट कैविटी है ना। पहले इन सारे पार्ट्स की मीनिंग कर लेते हैं। नोस्ट्रिल्स, माउथ कैविटी, फेरिंक्स, एपिग्लॉटिस, ट्रैकिया, ब्रोंकस, लंग। ये ब्रोंकस पे डिवाइड होते छोटे पार्ट्स में, उनको कहते हैं ब्रोंकियोल्स। और अल्टीमेटली यहाँ पर बनते हैं छोटे छोटे एयर सैक्स, जिनको क्या कहते हैं एल्वियोलस। यूरल में क्या कहेंगे एल्वियोलाई। तो ये है इसके स्ट्रक्चर। यहीं पर प्रेजेंट एक और स्ट्रक्चर जिसका नाम है लेरिंग्स, LARYNX। ट्रैकिया के पास ही प्रेजेंट होता है हमारा लेरिंग्स। और ये जो ट्रैकिया है इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं रिंग्स, जो कि बनी होती हैं कार्टिलेज, तो इनको कहते हैं कार्टिलेजिनस रिंग। इसमें हर स्ट्रक्चर का अपना अपना रोल है। जैसे हम लोग ये सोचते हैं कि जब हम फोर्सफुली एयर को अंदर इंस्पायर करते हैं तो वो एयर अंदर की तरफ रश करती है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारी जो स्टमक की मसल्स हैं वो डायफ्राम को नीचे की तरफ क्या करती हैं, पुल करती है, जिससे कि ये वाली जो कैविटी है जिसका नाम थोरेक्स है, इसमें एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। अब यहाँ लो प्रेशर एरिया है और बाहर जो एटमॉस्फेयर में एयर है वो अंडर हाई प्रेशर है। तो एयर कहाँ से कहाँ रश करेगी, फ्रॉम हाई से लो प्रेशर एरिया। तो जैसे डायफ्राम नीचे मूव करता है, एयर क्या करती है रिफ्लेक्स में अंदर की तरफ रश करती है। इसको क्या कहेंगे, इसको इंस्पिरेशन कहते हैं। एयर बाहर से अंदर आते हुए किस किस रास्ते से गुजरेगी, नॉस्ट्रिल में आएगी, फिर फेरिंग्स में आएगी, फिर ट्रैकिया में, ब्रोंकस में, ब्रोंकियोल्स में, और अल्टीमेटली कहाँ पहुँच जाएगी, एल्वियोलाई में पहुँच जाएगी, जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होगा। ठीक है, चलो इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। देखो इसमें हर पार्ट का अपना अलग अलग फंक्शन है। जैसे नॉस्ट्रिल्स जो है उसका फंक्शन ये है कि बाहर से जो एयर आ रही है उसे बॉडी के टेम्परेचर पर लेकर आए। ठीक है, यानी कि उससे क्या करे, उसे होम्योस्टेसिस करे। और दूसरी बात, वहाँ पर जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं या फिर जो म्यूकस प्रेजेंट होता है उसका काम है बाहर से आने वाले पार्टिकल्स को ट्रैप करना। अब फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स एक ऐसी ट्रैक्ट है हमारे नेसल पैसेज का कि उसमें हमारी जो ओरल ओपनिंग है यानी कि माउथ की ओपनिंग है और हमारी जो नेसल ओपनिंग है दोनों का जंक्शन होता है। लेरिंग्स या वॉइस बॉक्स का मतलब है साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। तुमने देखा होगा कि कई सारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उसमें जब एयर को पुश किया जाता है तो उससे क्या होता है, उससे आवाज़ निकलती है, जैसे बांसुरी या शहनाई। उसी तरह का कुछ इसमें भी है। इसके बाद आता है ट्रैकिया। अब ये जो ट्रैकिया है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसपे कार्टिलेजिनस रिंग है। इन कार्टिलेजिनस रिंग का फंक्शन ये है कि जब इसके अंदर लो प्रेशर क्रिएट होगा तो ये इसको कोलैप्स होने से बचाती है। ये इसका फंक्शन है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन भी अक्सर आता है। इसमें अंदर की तरफ सीलिएटेड एपिथीलियम होता है, यानी कि एपिथीलियम में क्या है, सीलिया प्रेजेंट है, जो कि म्यूकस को लगातार क्या करते रहते हैं, बाहर पुश करते रहते हैं।
व्हाट इज म्यूकस? म्यूकस एक स्टिकी सब्सटेंस है जो यहाँ के सेल्स द्वारा प्रोड्यूस होगा और लगातार बाहर निकलता रहेगा। फंक्शन उसका क्या है? बाहर से आने वाले डस्ट पार्टिकल्स या फिर पॉसिबल पैथोजेंस को क्या करना? ट्रैप करके रखना। तो ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है। और लंग्स की जहां तक बात है, लंग्स के आसपास प्रेजेंट होती है एक फ्लूइड जिसको कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड, तो फ्लूइड प्रेजेंट है जिसको प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, और जिस कैविटी में ये प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं प्लूरल कैविटी। इस फ्लूइड का फंक्शन ये है कि जिस समय एयर अंदर आ रही है, यानी इंस्पिरेशन हो रहा है या एयर बाहर जा रही है, जिसको एक्सपिरेशन कहते हैं, उस दौरान लंग्स का जो मूवमेंट है वो बिल्कुल स्मूथ हो, उनको किसी तरह का कोई रेजिस्टेंस या फिर फ्रिक्शन का सामना ना करना पड़े। तो इस तरह से लंग्स की क्या है, लगातार जैसी एयर अंदर आएगी या बाहर जाएगी उसकी क्या होता रहेगा? मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का होता रहेगा। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग अगर हम समझना चाहें वो ये है कि मूवमेंट ऑफ डायफ्राम जो है इसके अंदर की जो कैविटी है, थोरैकिक कैविटी की वॉल्यूम को डिसाइड करता है और उसी बेस पे एयर अंदर या बाहर आती जाती है। तो वो जो मसल्स होती है वो कैसी होती हैं? वो पार्शियली हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में होती है, यानी कि उनको हम अपनी इच्छा से, जिनको इंटरकोस्टल मसल्स है, वो मसल्स जो डायफ्राम को मूव करती है उनका नाम है इंटरकोस्टल मसल। वो पार्शियली हमारे कंट्रोल में है, यानी कि कुछ पार्ट उनका सबकॉन्शियस ब्रेन से भी कंट्रोल होता है। अब बात आती है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस तरह से होगा। यहाँ पर एल्वियोलाई मैंने बताया कि सबसे एंड पॉइंट है जहाँ पर गैसेस पहुंचेंगी बाहर से आने वाली। सपोज ये एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई इतना थिन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है कि वो एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, गैसेस का डिफ्यूजन उसके अक्रॉस आराम से हो जाएगा। सपोज उसके पास ये ब्लड वेसल प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स अच्छे से लाइन करती है जहाँ पर भी एल्वियोलाई प्रेजेंट है, और ज़्यादा से ज़्यादा एल्वियोलाई में डिवाइड होने का सिग्निफिकेंस यही है कि इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ डिफ्यूजन सो दैट डिफ्यूजन टेक्स प्लेस इजीली। अब सपोज ये ब्लड वेसल है, यहाँ पर ऑक्सीजन आई है बाहर से, तो इधर ऑक्सीजन की जो प्रेशर हो जाता है तो ऑक्सीजन डिफ्यूज कहाँ से कहाँ होगी? इन दिस डायरेक्शन, यानी कि टुवर्ड्स ब्लड वेसल। अब ब्लड के अंदर क्या, जो ब्लड इसके अंदर फ्लो हो रहा है ब्लड वेसल के, उसके अंदर आरबीसी प्रेजेंट है, और आरबीसी के अंदर प्रेजेंट है वो पिगमेंट जो कि बाइंड करता है ऑक्सीजन से, यानी कि एक हीमोग्लोबिन कहिए। हीमोग्लोबिन पिगमेंट कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड करता है? 4। अब उसने उससे बाइंड किया और यहाँ क्या बन गया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन जो कि इन आरबीसी के अंदर है, ये इस ऑक्सीजन को लेकर कहाँ जाएगा? जो ऑक्सीजन डेफिसिट सेल्स या टिश्यू है, यानी जहाँ ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जैसे कि ब्रेन, ठीक है, वहाँ तक पहुँच गया। वहाँ जाने के बाद क्या होगा? ये ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हुई थी, अब ये क्या हो जाएगी? हीमोग्लोबिन से टूट के अलग हो जाएगी और उस टिश्यू या सेल को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तो था ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? सपोज करो कि ये कोई टिश्यू था या सेल था जहाँ पर ऑक्सीजन आ रही है लंग से, ठीक है। अब ये जो सेल है ये इस ऑक्सीजन की मदद से रेस्पिरेशन करेगा और बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2। अब एक ब्लड वेसल क्या करेगी? इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाएगी, कहाँ तक लेके जाएगी? यहाँ इस एल्वियोलाई तक लेके जाएगी, और ये कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? डिफ्यूजन ऑपोजिट यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में होगा। जिस समय डिफ्यूजन ऑक्सीजन का इस डायरेक्शन में हो रहा था, उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन उस डायरेक्शन में होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन की जो प्रेशर है, जिसको पार्शियल प्रेशर या कंसंट्रेशन कहते हैं, वो ज़्यादा होता है, तो इधर से इधर डिफ्यूज आराम से हो जाएगी ज़्यादा से कम की तरफ। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर या कंसंट्रेशन है वो उस ब्लड में ज़्यादा है जो अभी अभी कहाँ से आ रहा है? टिश्यू से या सेल से आ रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन किस डायरेक्शन में होगा? फ्रॉम दिस ब्लड विच इज रिटर्निंग फ्रॉम द सेल टू द एल्वियोलाई।
अच्छा, एक बात याद रखनी है कि ऑक्सीजन का जो डिफ्यूजन है उसमें रोल प्ले करता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बाइंड कर जाता है ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है। टिश्यूज में जाकर उसका ऑक्सीहीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन हो जाता है और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका ट्रांसपोर्ट ऐसे होगा कि CO2 जो है H2O के साथ मिल जाती है और एक एसिड बनाती है जिसका नाम है H2CO3। इसको कार्बोनिक एसिड कहते हैं, ठीक है। और ये वाला रिएक्शन होता है प्लाज्मा में। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर बनाती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का ट्रांसपोर्ट दोनों तरह से प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड के रूप में, या फिर हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में ना होता, ऑक्सीजन खाली डिफ्यूजन के भरोसे ही ट्रांसपोर्ट होती, तो इसका मतलब तो उसमें कितना समय लगता ट्रांसपोर्ट में, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि हमारे टोज से लेके लंग्स तक या फिर लंग से लेके टोज तक वाइस वर्सा ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में 3 साल लग जाते हैं अगर हीमोग्लोबिन ना होता। और ये वाला जो एक्टिविटी है जिसमें हम एयर ब्लो करते हैं माउथ से उसमें लाइम वाटर में और वो मिल्की हो जाता है, वो किसकी सिग्निफिकेंस थी? कल मैंने बताया था कि वो कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट होता है। तुम्हारी बुक में एक फ्लो चार्ट दिया है, ये वाला फ्लो चार्ट, ये वाला फ्लो चार्ट। इस फ्लो चार्ट में क्या बताया कि ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में क्या बनाता है? पिरुवेट। इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या ना हो, दोनों में पिरुवेट या पिरुविक एसिड बनेगा। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा CO2 और वाटर में। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट होगी और मसल सेल हैं तब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा, और ऑक्सीजन एब्सेंट है यीस्ट में तो क्या होगा? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा। ये कुछ बातें मैंने कल बताई थी। यानी कि फर्मेंटेशन चाहे मसल में हो चाहे कि यीस्ट में हो, दोनों इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन है। उनमें CO2 और वाटर के अलावा एक और नई चीज़ बनती है, या तो लैक्टिक एसिड या फिर अल्कोहल। तो इसीलिए कम्प्लीटली ब्रेकडाउन उसे नहीं माना जाता है, एनर्जी कम रिलीज होती है। कंप्लीट एनर्जी रिलीज होगी जब तीनों स्टेप फॉलो होंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम।